गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग को पता है कि आज आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण और फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखने वाला चैप्टर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का नाम आपका। कल आप लोगों को एक वीडियो शेयर किए थे जो कि वो आपके क्लास का नहीं था, वो पार्ट थर्ड का था। बट पार्ट थर्ड हो या फिर किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसका बनाने का प्रोसीजर चेंज नहीं हो सकता, ना ही उसका इंट्रोडक्शन चेंज हो सकता। वही सारा फ़र्क कितना है, जब 12 क्लास में पढ़ोगे तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलेगा, थर्ड ईयर में रहिएगा तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा, प्रोसीजर सेम होता है। तो कल हम जो थर्ड ईयर में जो पढ़ाए थे वही प्रोसीजर आप लोग को समझा दिए, वही रूल्स बता दिए, वही फॉर्मेट बता दिए, बस कुछ नहीं, फॉर्मेट पे कमांड करना है। अदरवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो 2 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे 2 साल के बैलेंस शीट के आधार पर तैयार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन पूछेगा भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है 1 साल के बैलेंस शीट पे, 2 साल के बैलेंस शीट पे, 3 साल के बैलेंस शीट पे। तो याद रखना है कि आपको 2 साल के बैलेंस शीट के आधार पे ही बनता है ये हमेशा। तो इसमें 2 तरह के एक मेथड बताए थे, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हम लोग मोस्टली सारा क्वेश्चन जो होता है इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ते हैं। ये मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है। लगभग सारा न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे सॉल्व होता है। ये जो डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब तक प्रश्न में क्लियर ना लिख दे कि आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। मोस्टली जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहे तो हम लोग हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बार बार बोल रहे हैं, मोस्टली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनडायरेक्ट से पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होता है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन के परिस्थिति और जब तक कहा ना दे क्वेश्चन में तब तक सॉल्व नहीं करेंगे। बट हम दोनों प्रोसीजर आज आप लोग को समझाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग का है। इसमें बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों में कौन कौन सा आइटम्स आता है, इस तीन को हम तो कल रूल्स बता दिए आपको, लेकिन इन तीनों में कौन कौन सा आइटम आता है इन चीज़ को जोड़ना देखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला हम लोग का है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में आता है करेंट एसेट्स को लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अलावा करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज के अलावा कुछ नहीं आएगा। वो जो नन कैश चार्ज में एडिशनल आइटम है वो तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। और एक चीज़ और याद रखेंगे, डायरेक्ट मेथड जो है, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। डायरेक्ट मेथड सिर्फ व सिर्फ ऑपरेटिंग पे ही लागू होता है, अदरवाइज तीनों में, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में ये नियम लागू नहीं होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दोनों ही तरीके से सेम प्रोसीजर होता है उसको बनाने के लिए, चाहे मेथड डायरेक्ट लगाओ चाहे इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फंडा जो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सिर्फ व सिर्फ आपका ऑपरेटिंग के लिए लागू होता है। याद रखिएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए ही दोनों, मतलब मेथड आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलेगा। अदरवाइज इन्वेस्टिंग का बनाने का एक ही प्रोसीजर है, फिनांसिंग बनाने का एक ही प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से दोनों बनाएंगे हम लोग। अब सवाल उठता है, ये 3 एक्टिविटीज़ के बाद चौथा भी इसका रिजल्ट निकलता है। खैर वो हम पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अब चौथा हम लोग निकालते हैं नेट इंक्रीज या फिर नेट डिक्रीज। ये तीनों एक्टिविटीज़ के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है कि इसी चैप्टर में, मतलब जो भी क्वेश्चन बनाएंगे पूरा कंप्लीट, जैसे कि हम लोग सीखे थे 11 क्लास में, ट्रेडिंग अकाउंट पहले सीखे, फाइनल अकाउंट में पीएल अकाउंट सीखे, उसके बाद हम लोग क्या सीखे, बैलेंस शीट सीखे। जब हम लोग को क्वेश्चन में कह दे कि फाइनल अकाउंट कैलकुलेट द फाइनल अकाउंट, फाइंड आउट द फाइनल अकाउंट, तो हम लोग क्या करते थे, सब चीज़ बनाना पड़ता, क्या क्या, ट्रेडिंग भी बनाना पड़ता था, पीएल भी बनाना पड़ता था और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता। सेम वही प्रोसीजर है। पहले हम लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग, फिर सीखेंगे हम लोग इन्वेस्टिंग और फिर सीखेंगे हम लोग फाइनेंसिंग। और जब बोल दिया क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कीजिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। जब बोल दे कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कीजिए तो हम तीनों एक्टिविटीज़ बनाएंगे।
तो फिलहाल हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं जाना है, हम लोगों को पढ़ना क्या अभी पहला ऑपरेटिंग कैसे निकालता, ऑपरेटिंग निकालने का दोनों प्रोसीजर यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड याद रखना है। ये मेथड जो लागू होता है सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए ही लागू होता है, अदर नहीं लागू होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में एक ही प्रोसीजर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्लासीफाई करना है, मैं दिखाना है कि ये सारा आइटम जो दिया हुआ आपके सवाल में 6 आइटम जो है, ये 6 आइटम किस एक्टिविटीज़ में आएगा, बस इतना खाली शो करना है, लिखना है। अभी भले हम इसको समझा देंगे, आप लिख भी लेंगे, बट अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आइटम किस एक्टिविटीज़ में जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं बनाने के लिए। सबसे पहला में लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1 में सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000। तो यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स, जब माल को बेचा जाता है तो ये एक आइटम जो होता है एक्टिविटीज़ में नहीं आता है, तीनों में से कोई एक्टिविटीज़ में नहीं आता है। तो हम लोग लिखेंगे 1 नंबर दे के, सॉल्यूशन जब लिखेंगे 1 नंबर दे के, नो कैश एक्टिविटीज़, नो कैश एक्टिविटीज़ दे के @ दे के या इक्वल टू दे के, सॉरी, नो कैश एक्टिविटीज़ इक्वल टू नन कर देना है। सुन लीजिएगा लैंग्वेज, नो कैश एक्टिविटीज़ इक्वल टू नन। अब ब्रैकेट में लिख देना आपको टू बी मैंसनड एज फुट नोट, टू बी मैंसनड एज फुट नोट, ये लैंग्वेज आप लिख देंगे। 1 नंबर क्लियर हो गया। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है आपको, 512% डिवेंचर ऑफ 100 each कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर ऑफ इक्वल अमाउंट। 12% डिवेंचर, 12% जो डिवेंचर था, 500 डिवेंचर जो कि 100 रुपया वाला था, तो 50,000 हो गया, उसको कन्वर्ट कर दिया शेयर में, ऋण पत्र को शेयर में। तो ये भी किसी भी एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा। इसको भी लिखेंगे, सेम लैंग्वेज लिखेंगे जो इससे पहले 1 नंबर में लिखेंगे, नो कैश एक्टिविटीज़ इक्वल टू नन, ब्रैकेट में लिखेंगे टू बी मैंसनड एज फुट नोट। चलिए पॉइंट नंबर 3 में आइए, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ @ 10 रुपया दिया हुआ, 10 each इशूड एट सप्लायर ऑफ मशीनरी, मशीन खरीद के उसमें 10,000 का शेयर खरीदा है, दिया है। याद रखिएगा इन्वेस्टिंग में जो आता है वो फिक्स्ड एसेट्स जो आता है सारा का सारा इन्वेस्टिंग में आता है, हमेशा याद रखना। जितना ही फिक्स्ड एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट जानबे करते क्या होता है, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारा का जितना भी अस्थायी संपत्ति है सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जाता है, जितना भी अस्थायी संपत्ति हो। तो यहाँ पे 10,000 रुपया का क्या किया है, वो 10,000 रुपया का एक मशीन लिया है, बदले में शेयर दिया, तो मशीन खरीदा है, तो ये चला जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। 3 नंबर दे के लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अब ब्रैकेट में लिखेंगे इनफ्लो हुआ, ये इनफ्लो कैश इज इंक्रीज, कैश इंक्रीज हुआ है, याद रखिएगा। बेचा है, जब आप मतलब कि मशीन को सॉरी सप्लाई किए ना, तो सप्लाई कर बेचने पे याद रखिएगा सप्लायर से बेचे हैं, तो बेचने पे जो एसेट्स से फिक्स्ड एसेट्स से पैसा जो प्राप्त होता है वो पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ब्रैकेट में लिखे इनफ्लो कैश इन इंक्रीज, कैश इज इंक्रीज, सॉरी। पॉइंट नंबर 4 में प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 15,000, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है तो 15,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इनफ्लो कैश इज इंक्रीज्ड। 5वां नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर 1000। तो डिविडेंड जो रिसीव्ड हुआ है, ओ सॉरी मिस, थोड़ा सा हो गया, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, हम क्वेश्चन को ऊपर वाला को देख नहीं पाए थे, 25,000 भी दिया हुआ उसमें। तो फर्स्ट वाला जो हो जाएगा आपका, फिर से एक बार अच्छे से इसको नोटिस कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा जाएगा ऐसे भी। तो फर्स्ट वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। पहला वाला जो होगा आपका सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000, तो 25,000 जो दिया हुआ है, 25,000 का माल 20,000 में जो कॉस्ट था उसको बेचा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखेंगे 1 नंबर में, वो ऑपरेटिंग में जाएगा। और लिखेंगे वहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में कैश इज इंक्रीज्ड बाय 25,000, यानी 25,000 इंक्रीज हुआ उसमें। अब इससे पहले जो हम बताए थे एक, और उसके बाद दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो चला जाएगा आपका, सॉरी दूसरा नंबर पॉइंट चला जाएगा आपका
दूसरा नंबर जो है आपको जो कन्वर्ट किया है 500 शेयर को कन्वर्ट जो किया है डिबेंचर को शेयर में, तो वो उसके लिए लिखेंगे आप लोग नो कैश एक्टिविटीज़। नो कैश एक्टिविटी इक्वल टू नन, आप ब्रैकेट में लिखेंगे टू बी मैंशनड एज फुट नोट। क्लियर। फिर थर्ड नंबर में है 10,000 का इक्विटी शेयर है जो कि 10 रुपया वाला था और मशीन खरीदा उसके लिए, तीसरा नंबर में। तो याद रखना है कि हम लोग मशीन अगर एसेट्स वगैरह खरीदते हैं तो कैश में पेमेंट करते हैं तो वो एक्टिविटीज़ में जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन ये इन्वेस्टिंग में जाता है। बट यहाँ पे ऐसा किया नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 10,000 जो है इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ वाला इशू ऑफ सप्लायर टू मशीनरी, तो इसको भी दिखा देंगे नो कैश एक्टिविटीज़ इक्वल टू नन टू बी मैंशनड एज फुट नोट। चौथा नंबर पॉइंट में देखिए, चौथा नंबर पॉइंट में लिखा हुआ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर लाभ कमाया है, उसको दिखा देंगे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और ब्रैकेट में लिख देंगे इनफ्लो कैश इज इंक्रीज। पांचवा में डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर, डिविडेंड रिसीव ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है, इसको भी लिख देंगे इनफ्लो कैश इन इंक्रीज, सेम लिखेंगे, मतलब कि चौथा और पाँचवा सेम। लास्ट में है कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ शेयर डिबेंचर जो होता है, जितने भी कंपनी का शेयर हो या फिर लोन आइटम हो, सारा का सारा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। हम बता दें करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग में जाता है, और फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग में जाता है, और कंपनी का जितना भी शेयर कैपिटल हो या फिर कंपनी का जो भी आइटम हो, नॉन करेंट लायबिलिटीज हो यानी लोन, कोई भी लोन्स आइटम हो, सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है। तो ये चला जाएगा लास्ट वाला आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इनफ्लो इज इंक्रीज। ये हो गया कंप्लीट लैंग्वेज। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें क्योंकि अभी हम उतना थ्योरी पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए नहीं आपका, बट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो निकालते हैं हम निकालना सीखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालती है। आज आपको एक PDF फॉर्मेट हम भेजे हैं, अब उस PDF फॉर्मेट को सामने रखेंगे तो आपका ये 2 नंबर न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आएगा, और इसका थ्योरी का हम क्वेश्चन आज तो नहीं बता पाएंगे, थ्योरिकल क्वेश्चन हम बना के आप लोग को थ्योरी क्वेश्चन हम भेज देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर क्लास खुलेगी तो क्लास में उसको समझा देंगे हम जो भी प्रॉब्लम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट मेथड का, उस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट को सामने रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश सेल्स दिखाएंगे। हम लोग जो लिखेंगे हेडलाइन जो हम लोग का होगा वो हेडलाइन को सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट आपको फिर बता दें फॉर्मेट किस तरह से बनाना आपको। देखिए फॉर्मेट इस तरह, इसलिए हम पहले ही एक सादा पेज भी ले चुके हैं आप लोग के लिए। पहले आप इस तरह का फॉर्मेट तैयार करेंगे, सॉरी इस तरह से आप फॉर्मेट तैयार करेंगे, और ऊपर में आपको हेडलाइन लिखना है। क्या लिखना है हेडलाइन में, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरह का फॉर्मेट तैयार करके आप यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। जितने भी आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट में, हर आइटम को देखो, अकाउंट्स एक ऐसा चीज़ होती है कि हर चीज़ को जहाँ तहाँ लिखा नहीं जा सकता है, सबको अपने अपने स्थान पर लिख कर, ताकि अपने अपने जगह पर लिखने से अकाउंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, गलतियाँ ना हो, ताकि कोई भी गलती हो भी तो आसानी से मालूम चल जाए। तो इसलिए अकाउंट्स का प्रयोग करना हर जगह इम्पॉर्टेंट साबित हो गया है कि भाई इससे गलती होने की संभावना नहीं। ओवरऑल हर जगह चाहे कुछ भी लोग करता है तो इसके लिए ज़रूरत पड़ जाता है इन चीज़ों का, ताकि उसको सही तरीके से उसको बनाने के लिए आ जाए और उसका जो हर काम जो हो एक शेड्यूल उसकी तरह सही रहे। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बताया आपको, कैश, सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में क्या क्या आ जाए, एक नंबर में आप लिख देंगे आ जाएगा आपका कैश सेल्स, जितना पैसा रिसीव हो रहा है, जितना इनकम आ रहा है, एक नंबर में कैश सेल्स लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा नंबर में आप देख के लिख देंगे, दूसरा नंबर में आपका आ जाएगा क्या, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी कैश रिसीव हुआ, इसको भी यहाँ लिखेंगे। और तीसरा नंबर में लिख देंगे रॉयल्टी रिसीव, देखेंगे नीचे में लिखा होगा रॉयल्टी रिसीव, सबसे नीचे में रॉयल्टी रिसीव, इसको भी लिख देंगे रॉयल्टी रिसीव यहाँ लिख के, और यहाँ लिख के सबको तीनों को यहाँ रख देंगे ला के, ठीक है। तीनों को यहाँ रखने के बाद फिर जाके हम लोग लिखेंगे एक हेडलाइन देंगे ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। अब हेडलाइन लिखेंगे हम लोग फिर से इस तरह से फॉर्मेट तैयार करेंगे, फिर से उसी फॉर्मेट में
जो मेरा निकल गया टोटल तीनों का जोड़, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर मतलब लेस लिख देंगे, वहाँ पे लेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेस से लिखिए आप, लेस ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में आपका एक नंबर में आ जाएगा सबसे पहले कैश परचेज दिया हुआ, जितना भी पेमेंट कर रहा है, जितना भी पेमेंट कर रहा है ओवरऑल सब आ जाएगा। कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, लेनदार को देंगे, दूसरा नंबर लिख देंगे आप। उसके बाद आपका आ जाएगा सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड। सबको यहाँ लिख के, यहाँ पर लिख के और इसको जोड़ कर यहाँ लाएंगे, फिर घटा देंगे। घटाने के बाद ऐसे लिख सकते हैं आप, उसका नाम हो सकता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जब घटाएंगे तो उसका घटाने का जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप टैक्स को लेंगे, जो निकला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम उसमें से आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। आप उसमें से फिर लेस करेंगे, क्या हम लोग लेस करेंगे देखेंगे, उसमें से लेस करना हम लोग को, जो आपका क्या बताया था आपको, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में से लेस करेंगे इनकम टैक्स। देखना क्वेश्चन में आप लोग, इनकम टैक्स है 50,000 रुपया का, इनकम टैक्स 50,000 यहीं पे लिखेंगे, 50,000 का इनकम टैक्स है, बट 12,000 रुपया रिफंड हो गया, लिखा है इनकम टैक्स रिफंड, 12,000 रिफंड हो गया, तो हमको इनकम टैक्स 38,000 में पेमेंट करना पड़ा। जो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकलेगा उसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स 38,000। इनकम टैक्स मेरा 50,000 का टोटल है, लेकिन हम 12,000 हमको वापस आ चुका है, मिल चुका है, तो 38,000 रुपये का इनकम टैक्स लेस करने यहीं पर लिखेंगे। लेस करने का उसको भी लिख सकते हैं एक लैंग्वेज देके, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा, या फिर नहीं भी लिखेंगे ये सब नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ कैश रिसीव जितना हुआ है, ऑपरेटिंग कैश रिसीव और ऑपरेटिंग कैश पेमेंट घटाने के बाद आप लैंग्वेज उसके बाद जो लिखे बोले आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना फॉर्मेलिटी है लिखना, नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इनकम टैक्स लेस करेंगे तो फिर लिख सकते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत है। घटाने के बाद जो बचेगा आप लास्ट में देखेंगे आपका दिया हुआ इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ स्टॉक, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुआ, ये उसको ब्रैकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ स्टॉक, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसको जो घटाएंगे तब हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव आया रिजल्ट, प्लस में आया, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है। अगर माइनस में आया तो नेट कैश यूज्ड, USED यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? देखिए जितना आइटम्स का नाम बोले उतना तो नहीं, दोनों तरफ दिखा नहीं सकते हैं, अभी आप दिखा सकते हैं। देखो कैसे लिखना आपको, कैश यहाँ दिया हुआ, सब चीज़ दिया हुआ है, देखिए तो क्वेश्चन में हर एक चीज़ मिलेगा। सबसे पहला क्या लिखना आपको, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, उसके बाद रॉयल्टी रिसीव, तीनों को जोड़ दिए, तीनों को जोड़ने का टोटल बाहर कर दे, दूसरे वाला कॉलम में ले जाएंगे। फिर लिखेंगे हेडलाइन वाला ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में क्या क्या आ जाएगा, कैश परचेज एक नंबर में, उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर, सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड, सबको घटा देंगे। घटाने के बाद आप लिख सकते हैं, लिखने का मन है आपको तो क्या लिखना है आपको, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जब घटा देंगे तो अब उसके बाद लेस करेंगे उसमें से इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देखो तो कितना है, 50,000 का इनकम टैक्स है, बट 12,000 रुपये का इनकम टैक्स उसको रिफंड मिल चुका है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको जोड़ कर उसको घटा सकते हैं, लेकिन बट हम डायरेक्टली लेस कर देंगे वहीं पे, जैसे बताया था आपको 50 माइनस कर देंगे 12, तो 38,000 रुपये इनकम टैक्स लेस कर देंगे। इनकम टैक्स लेस करने के बाद लिख सकते हैं आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिखने का मन है कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हो गया आपका, ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। इनकम इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, ब्रैकेट में लिख दे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो रिजल्ट है नेट कैश फ्लो यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तो हुआ 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 3 नंबर में सेम प्रोसीजर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है।
3 नंबर में आपको सब चीज़ वही है, उसी तरह बनाना आपको। देखिए कैश सेल्स दिया हुआ है, खाते एक सेकेंड, कैश सेल्स है, सॉरी देखिए कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कमीशन रिसीव, 3 आइटम रिसीव हो गया है। तीनों को जोड़ के दूसरे कॉलम में ले जाएंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे दूसरा हेडलाइन लिखेंगे। पहला हेडलाइन में ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, दूसरा हेडलाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में क्या आ जाएगा, पेमेंट टू सप्लायर, कैश परचेज एकदम आएगा। कैश परचेज के बाद आपका आ जाएगा सैलरी पेड, रेंट पेड। 4 आइटम आया। याद रखना ये आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लेंगे हम लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी जो जाती है, करेंट लाइबिलिटी जो होती है, तो करेंट लाइबिलिटीज को यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में यूज नहीं करते हम लोग। यहाँ पे इस तरह से हमेशा याद रखना, अगर इनडायरेक्ट मेथड रहता तो इसको यूज करते, बट डायरेक्ट है इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो रेंट पेड कितना हो गया, 12,000, और सैलरी पेड कितना, 20,000, ये दोनों को ले लेंगे। और उसके बाद आपका पेमेंट टू सप्लायर 50,000 वो लेंगे, और उसका कैश परचेज कितना हो गया आपका, 10,000 वो लेकर घटा, इसको भी दूसरे कॉलम में लाए घटा देंगे। जो लिख लेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख सकते हैं, या लिखने का मन है लिखे, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखिए इनकम टैक्स पेड कितना है, 30,000 लेस कर देंगे डायरेक्ट, इसमें तो रिफंड कुछ हुआ ही नहीं हमको, डायरेक्ट इनकम टैक्स पेड लेस कर देंगे। तो लिख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पे जो है गया नहीं है, उस समय लॉस हुआ था इंश्योरेंस का, यहाँ पे क्या रिलीफ मिला है, प्रोसीड, प्रोसीड मतलब रिसीव होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में रिसीव हुआ है, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। बस नया में एक यही आइटम है, दूसरा कोई आइटम नहीं, यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग। सॉरी इससे पहले वाला भी, हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस करते, मिस हो गया था। आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सही ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम लोग प्लस करते हैं, लिखेंगे ऐड कर देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड प्रोसीड फ्रॉम फूड रिलीफ स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसको जोड़ देंगे। तो रिजल्ट मेरा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में भी यही काम करना आपको। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी जो इंश्योरेंस क्लेम था ऑन लॉस ऑफ स्टॉक, वो भी तो इंश्योरेंस क्लेम किया, जो लॉस हुआ था तो पैसा आया ही ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, उसको भी आप ठीक कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऐसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम प्लस करते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा उसका भी। दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भेजेंगे।